मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके इस ऑनलाइन क्लासेस में। कल का टॉपिक आपने आशा करता हूं जरूर से जरूर देख लिया होगा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेशन की विधियां। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। देखिए आवेशन की विधियां क्या होती हैं, आवेशन की विधियां, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आगे लेके चल रहा हूं। ये चीजें बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल की है, लेकिन हमें अपने बोर्ड के अनुसार तैयारी करनी ही है। देखिए इसमें सबसे पहला जो आएगा वो आपके पास आएगा आवेशन किसके द्वारा, घर्षण द्वारा। किसके द्वारा आएगा, घर्षण द्वारा, ठीक है। दूसरा हमारे पास होगा आवेशन किसके द्वारा, चालन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, चालन द्वारा। रिपीट कीजिएगा। उसके बाद तीसरा है हमारे पास आवेशन किसके द्वारा करना है, वो होगा प्रेरण विधि द्वारा। तो इस प्रकार से तीन कैटेगरी हमारे पास होगी किसी वस्तु को आवेशित करने की, एक घर्षण, एक चालन और एक प्रेरण। तो पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं। पहला पॉइंट हमारे पास में है घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए घर्षण द्वारा आवेशन, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं इसको फटाफट लेके चलूंगा। कल की वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किसी भी दो वस्तुओं को अगर हम आपस में घर्षण करवाते हैं, जैसे कि मैंने उसमें एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास में मान लीजिए क्या है, कांच की छड़ है। कांच की छड़ है, उसको हमने सिल्क के कपड़े के साथ में, सिल्क के कपड़े के साथ में क्या करवाया, घर्षण करवाया। अगर आप उसे घर्षण करवाते हैं तो हमने उस सीरीज के अकॉर्डिंग बात देखी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कांच की छड़ त्याग देती है और वह चला जाता है किस पर, सिल्क के कपड़े पर, और ये हो जाता है हमारे पास में नेगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में कांच की छड़ बन गई है पॉजिटिव और ये हो गया है नेगेटिव। तो यहां पर हुआ क्या एक्चुअली में कि जब हमने दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी पर गया, तो एक वस्तु हो गई धन आवेशित, दूसरी हो गई ऋण आवेशित। तो सिंपल सी बात है कि ये किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, घर्षण की प्रक्रिया द्वारा आवेशन, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट है अपने पास में, सेकंड पॉइंट है आवेशन चालन के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी देगा। चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। देखिए चालन द्वारा आवेशन क्या चीज होती है, अब यहां पर समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए मेरे पास में एक उदासीन गोला है, इस तरह से मेरे पास एक उदासीन गोला है। उदासीन का मतलब आप समझिएगा जितने प्रोटॉन उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब हमने क्या करा, एक दूसरा गोला लिया, ठीक है, जो कि किस अवस्था में है, जो कि आवेशित अवस्था में है, आवेशित अवस्था में है। तो ये है हमारा पहली कैटेगरी का डायग्राम। क्लियर है यहां तक। अब चालन द्वारा आवेशन, चालन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहती है कि दोनों गोलों जो है, एक उदासीन है और एक है आवेशित, इन दोनों को आपस में स्पर्श करवाया जाए, दोनों को टच करवाया जाए, तब हमें क्या देखने को मिलता है। इस बात को समझिएगा कि यहां पर हमारे पास में जो आवेशित वस्तु है उसमें समान प्रकार के आवेश हैं, और हमने कल बात करी थी समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, है ना, प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित होने से क्या हुआ कि ये दूर दूर भाग रहे हैं, अगर इनको ज्यादा स्पेस मिल जाए तो ये दूर दूर चले जाएंगे। ऐसा ही यहां पर होता है। देखिए यहां पर अगर हमने इन दोनों को आपस में क्या करवा दिया, इस प्रकार से टच करवा दिया, ठीक है, ये इस प्रकार से टच करवाया। अब दोनों को टच कराते ही इनको ज्यादा स्पेस मिला तो ये बट गए आपस में, इस तरह से दोनों में समान रूप से बट गए। तो ये प्रक्रिया कौन सी हुई हमारी, चालन। क्लियर हो गई यहां तक की बात। अब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को वापस अलग अलग कर देंगे। तो जैसे हम इसको अलग अलग करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये हमारे पास में धनावेशित अलग है और ये हमारे पास में धनावेशित अलग है। तो कुल मिला के बात यहां हुई क्या, उदासीन गोले को हमने चालन विधि द्वारा यानी कि दोनों को टच करवाकर आवेशित कर दिया। कुल मिला के बात यह है कि उदासीन गोला क्या हो गया, धनावेशित हो गया। मान लीजिए मुझे इसे ऋणावेशित करना होता तो क्या करना होता, केवल यहां पर करना होता केवल ऋणावेशित
वस्तु को लाना पड़ता, दोनों को आपस में टच करवाना होता और दोनों ही क्या हो जाते, ऋण आवेशित हो जाते। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट अपन लेके चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, वो है आवेशन प्रेरण द्वारा। ठीक है, देखिए प्रेरण क्या होता है। तीसरा पॉइंट वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, देखिए प्रेरण, प्रेरण क्या चीज है पहले तो इसको समझते हैं। देखिए प्रेरण क्या होता है कि जब भी अपन कोई जैसे मोटिवेशनल चीजों को देखते हैं तो मोटिवेशन को कहीं ना कहीं हम प्रेरणा कहते हैं, आप समझते हैं ना। तो प्रेरण का मतलब क्या है कि जैसे हमने किसी अगले को नहीं छुआ, उसके बाद भी हमने उसको इतना चार्ज अप कर दिया है कि वो बहुत कुछ काम कर सकता है, मतलब बिना टच किए हुए किसी को चार्ज कर देना, यही चीज है प्रेरण द्वारा आवेशन। समझाता हूं कैसे। देखिए हमारे पास में एक गोला है जिसको हम उदासीन गोला लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, इस उदासीन गोले के पास में क्या लेके आए, एक पहले से आवेशित वस्तु थी, कांच की छड़ मान लीजिए। तो कांच की छड़ क्या मानी थी हमने, धनात्मक मानी थी। अब जैसे ही इस धनात्मक वाली चीज को आप इसके पास लेके आए तो ठीक है, तो यहां से जो हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़े हुए थे तो उनका बॉन्ड जो होगा वो टूटेगा, क्योंकि ये आवेश जो है वो ऋण आवेश को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो इस सिरे पर क्या हो जाएंगे, यहां पर जितने इनके अंदर आवेश होंगे उतने आवेश यहां से निकलेंगे और इस कॉर्नर पर आ जाएंगे। और विपरीत कैटेगरी के जो आवेश होंगे वो इससे दूर इस वाले सिरे पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है आपको। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी तो क्या हो गई, कम, और इन दोनों के बीच की दूरी हो गई ज्यादा। बहुत अच्छी बात है, हमें ये बात समझ में आ गई। सर यहाँ पर पॉजिटिव थे इसलिए यहाँ नेगेटिव आ गया और ये धनात्मक जो है वो दूर चले गए, परंतु अभी तक हमें ये चीज नहीं पता चली कि वे प्रेरण द्वारा आवेशन हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है ना अपनी बात। तो देखो आवेशन जो है वो कैसे होगा, अगर मान लीजिए मैं इस छड़ को हटा देता हूं, अगर मैं इस छड़ को हटा दूं तो क्या यहां पर हमें अभी भी जो गोला है वो आवेशित अवस्था में मिला, नहीं मिला। क्यों, देखिए अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ में मिल जाएगा, ये नेगेटिव इसके साथ मिल जाएगा, अर्थात सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव वो है आपस में बॉन्डिंग करके दोबारा उदासीन अवस्था में आ जाए। क्लियर है यहां तक। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक थर्ड बिंदु आपको समझाता हूं। इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसी स्थिति में हम, ये पॉजिटिव है हमारे पास में कांच की छड़ और ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हमने क्या करा, इस सिरे को भू संपर्कित करवा दिया। क्या कर दिया हमने, भू संपर्कित करा दिया, अर्थात ग्राउंड करवा दिया। अब ग्राउंड होने के बाद में क्या होगा समझिएगा ध्यान से, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इन पर जाएंगे। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक पॉजिटिव को खत्म कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे ने इसको खत्म कर दिया। इस तरह से जितने यहां पर पॉजिटिव थे उतने इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे और इसको समाप्त कर देंगे, खत्म। तो खत्म होते ही अब आप इस छड़ को हटा दो। अब आप इस छड़ को जैसे हटाओगे तो क्या देखने को मिलेगा, वो मिलेगा इस प्रकार का, क्योंकि यहां पर केवल हमारे पास नेगेटिव बच गए तो वो पूरे गोले पर फैल जाएंगे। तो कुल मिला के यहां से उदासीन गोला क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। जो हमारा मेन पर्पस था प्रेरण द्वारा आवेशन, हमने वो पूरा कर लिया। एक बात समझ लीजिएगा, प्रेरण में वस्तुएं टच नहीं होंगी, चालन में टच होंगी। क्लियर है मेरी बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रेरण में सिर्फ आप उसके पास लेके आएंगे, समझ में आ गई बात, और चालन में उसको टच करवाएंगे। ये दोनों का डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारे पास में आवेशन की 3 विधियां थी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे इसी वीडियो के अंदर 2 ऐसे क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको देखते हैं और आगे सीखते हैं। तो इसके बाद में हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा वो ये है कि आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। हमें ये बताना है कि कोई आवेशित वस्तु हमारे पास में है, क्या वो किसी अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है। आप खुद सोचो, हमारे पास में घर्षण की विधि के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारे पास में एक प्लास्टिक की स्केल हो, ठीक है, हमने उसको घर्षण करवाया
और कागज के पास में जब हम उसको लेके गए तो कागज क्या था बच्चों? कागज था हमारे पास में अनावेशित, ठीक है। और ये आवेशित वस्तु जब उसके पास गई थी तो वो अट्रैक्ट हुई थी, परंतु क्यों, इसका कारण हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को कैसे आकर्षित कर रही है। यहां पर मान लीजिए आपके पास में वो प्लास्टिक की स्केल थी, मान लीजिए उसके ऊपर क्या था, धनात्मक आवेश है, और ये हमारे पास में क्या है, वो कागज। क्लियर है यहां तक की स्थिति। जब इस आवेशित वस्तु को अनावेशित के पास ले जाते हैं तो हमने अभी टॉपिक में पढ़ा है कि प्रेरण विधि द्वारा इस जगह पर क्या आ जाता है, ऋणावेशित, मतलब विपरीत आवेश आ जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता, और यहाँ धनात्मक है तो यहाँ पर अपना ऋणात्मक आ गया, ठीक है। और जो धनात्मक आवेश होंगे वो दूर हो जाएंगे। अब बात को समझिएगा ध्यान से। यहां पर इन आवेशों के बीच की दूरी जो है, इनके और इनके अर्थात प्लस और माइनस के बीच की दूरी जो है वो है कम, अर्थात हम कहें d1 कह दो आप इसको, और इनके और इनके मध्य की जो दूरी है वो है d2। तो हम यहां कह सकते हैं कि d1 इज लेस देन d2। तो यहां पर जिसके मध्य की दूरी कम होती है, अर्थात प्लस और माइनस के मध्य की दूरी है कम, फलस्वरूप यहां पर वस्तु जो है वो आकर्षित होती है। क्या होती है? आकर्षित होती है। क्लियर है मेरी बात? इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, इनमें आकर्षण हो रहा है, परंतु इनकी दूरियां कम है तो फोर्स इस पर क्या लगेगा? ज्यादा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या समान आवेशित वस्तु परस्पर आकर्षित होती हैं? टॉपिक में क्या पढ़ा था हमने कि प्लस प्लस जो होते हैं वो अपने एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस माइनस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। परंतु एक बात समझिए, ये क्या कह रहा है? समान आवेशित वस्तु, समान आवेशित परस्पर आकर्षित होती हैं। हाँ, अब देखिएगा कैसे। यह कंडीशन तभी डिपेंड करती है, इमेजिन कीजिए कि यहां पर मान लीजिए हमारे पास में है 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहां तक? समझना ध्यान से बात को। और दूसरी जो वस्तु है हमारे पास उसमें है 12 इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने? दोबारा देखिएगा, यहां कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पर ऐसा होता 10 इलेक्ट्रॉन, 10 ही इधर इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों एक दूसरे को कन्फर्म है कि क्या करते? प्रतिकर्षित करते। परंतु 10 ने 10 को प्रतिकर्षित किया, परंतु यहां जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाकी हैं वो इनके अंदर प्रेरण विधि द्वारा विपरीत प्रकृति के आवेश प्रेरित करेंगे। फलस्वरूप उन दोनों के बीच की दूरी कम होगी। आंसर होगा समान आवेशित वस्तु परस्पर आकर्षित करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह से ये बताया जाता है कि अगर यहां पर हमारे पास, इस तरह से आप समझिए इस बात को कि असमान परिमाण होने पर आवेशित वस्तुएं परस्पर आकर्षण प्रदर्शित करती हैं। क्लियर है यहां तक मेरी बात? मतलब उनका परिमाण जो है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर परिमाण समान होगा तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। तो मेरी बात इन दोनों सवालों में आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले पॉइंट पर और समझेंगे अगला पॉइंट क्या है, देखते हैं। तो बच्चों अगला पॉइंट है हमारे पास में आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म क्या होते हैं, चलिए बात करते हैं। पहला नंबर गुणधर्म इसमें हमारे पास होता है आवेशों की योज्यता। क्या होता है बच्चों? योज्यता। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस।
सेकंड नंबर है आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। थर्ड पॉइंट हमारे पास में होगा, वो होगा हमारे पास में आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। फोर्थ हमारे पास में होगा, वो होगा आवेशों का क्वांटीकरण, थ्योरी पार्ट है परंतु ये समझना अति आवश्यक है क्योंकि आगे चैप्टर में इन चीजों की बहुत ज्यादा हमें आवश्यकता होगी। पहला पॉइंट लेके चलते हैं। पहला है आवेशों की योज्यता। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, देखिएगा क्या होता है। आवेशों की योज्यता, इमेजिन कीजिए हमारे पास कोई वस्तु है और उस पर -q प्लस का 2q माइनस का 3q और माइनस का आप मान लीजिए इसमें 4q आवेश मौजूद है। क्लियर है यहां तक? तो ये योज्यता क्या कहती है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश उनमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कैसे? देखिए, मैं अगर सूत्र रूप में लिखूं तो हमारे पास में मान लीजिए n कैटेगरी के आवेश हैं, ठीक है, n कैटेगरी के आवेश है तो उनका कुल मान प्रत्येक आवेश यानी q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस एंड सो ऑन qn के बराबर होगा। ये तो कहता है हमारा आवेशों की योज्यता। इसके अनुसार इसका आंसर कितना होगा? एग्जाम्पल में हम देखते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर आवेशों की बात करता हूं q, तो हमारे पास में देखो एक तो है माइनस का q, ठीक है, प्लस किया हमने कितना माइनस का 3q, प्लस किया हमने प्लस का 2q और फिर प्लस किया माइनस का 4q। क्लियर है यहां तक? अब हम इसको जोड़ दें आपस में तो हमारे पास में क्या आता है? देखिए, ये तो हुआ माइनस q, ये हुआ माइनस का 3q, ये हुआ प्लस का 2q, ये हुआ माइनस का 4q। सभी को आपस में प्लस और माइनस के हिसाब से जोड़ लीजिए तो देखिए माइनस कितने हो गए? ये वाले हमारे पास 4q और ये माइनस का 4q कंप्लीट 8q हो गए माइनस के, और ये 2 गया इसमें से तो ये बच गया हमारे पास में माइनस का 6q आवेश। क्लियर है यहां तक की बात? मतलब कि हमारे पास में ये जो नेट आवेश आया है, आप इसको नेट नाम ले लीजिए, जो नेट आवेश हमारे पास में होगा इस प्रकार से वो होगा सभी की एडिटिविटी करने के बाद, सभी आपस में जोड़ने के बाद। तो मेरी बात पहले पॉइंट पर क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? आवेशों की निश्चरता। सेकंड पॉइंट है आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस की बात की थी हमने। देखिए, निश्चरता का एक ही अर्थ है, अगर आवेश या कोई आवेशित वस्तु चलती हुई अवस्था में हो, कैसी अवस्था में हो? चलती हुई अवस्था में हो। मान लीजिए मेरे पास ये आवेशित वस्तु है और ये अगर चल रही है तो जब ये रुकी हुई थी तब भी इसका आवेश और चलती हुई अवस्था में भी आवेश दोनों समान होता है, वो होती है निश्चरता। अर्थात यहां पर ये कहता है कि अगर आवेश विरामावस्था में है तो और q गतिमान अवस्था में है तो दोनों का मान समान रहता है। क्लियर है यहां तक बात? एक चीज और समझाता हूं इसके अंदर। यहां पर तो विराम अवस्था में आवेश और गतिमान में आवेश, दोनों का आवेश तो है वो तो समान है, परंतु हमने आपेक्षिकता के सिद्धांत में पढ़ा था कि अगर आवेश जो है वो अगर किसी वेलोसिटी से गति कर रहा है, किसी वेग से चल रहा है, तो उसका मास बदलता है। क्या बदलता है बच्चों? मास बदलता है। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात करी थी ना, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आवेश गतिमान हो और विरामावस्था में हो तो उसका आवेश का मान तो समान रहेगा परंतु उसका मास बदल सकता है। क्लियर है मेरे पॉइंट को? तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? देखिएगा, थर्ड पॉइंट ये कहता है आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इसका क्या अर्थ है? मतलब कि
अगर हमने घर्षण से पूर्व की स्थिति देखी, किसी वस्तु को हमने घर्षण कराया, उससे पूर्व आवेश बराबर होगा घर्षण के पश्चात आवेश। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास में पहले 10 आवेश थे, ठीक है, हमने घर्षण करवाया, उसके बाद भी उस पर दोनों वस्तुएं आवेशित जरूर हो गई हैं कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी पर ट्रांसफर हो गया है, परंतु उस निकाय का अगर हम आवेश कैलकुलेट करें तो मान उतना ही आएगा जो घर्षण से पूर्व था। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं आवेशों का संरक्षण होना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को आपने क्या करवा दिया, घर्षण करवाया, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर ट्रांसफर होते हैं। तो एक में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और एक पर कितने हुए, 12 इलेक्ट्रॉन। परंतु इनके निकाय की बात करें तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, और निकाय की यहां बात करें तो भी 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी पोजीशन को हम कहते हैं आवेशों का संरक्षण। तो चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखिए चौथा पॉइंट हमें यह बता रहा है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। अब देखिए एक नया वर्ड आया है आपके पास में, क्वांटीकरण। सबसे पहले एक वर्ड आपको समझना होगा जिसको कहते हैं क्वांटा। देखिए आवेश का वह छोटे से छोटा मान, आवेश का वह छोटे से छोटा मान जो कि घर्षण प्रक्रिया में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होता है, उसे हम कहते हैं क्वांटा। और इस क्वांटा की वैल्यू जो है वो फिजिक्स में कितनी मानी गई, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है। तो उतना इसका मान हमें बताया गया। अब हुआ क्या कि आवेशों का क्वांटीकरण जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि जब आप दो वस्तुओं को आपस में क्या करेंगे, घर्षण करवाएंगे, तो घर्षण कराने के बाद में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरे पे पहुंचे और दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित। परंतु उन वस्तुओं पर जो आवेश की वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है वो हमें बताएगा आवेश का क्वांटीकरण। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है हमारे पास में कि उन किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश के क्वांटा यानी हमने बताया ना इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, आवेश के क्वांटा के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में Q बराबर क्या आएगा, Ne। परंतु एक बात और समझिएगा, हमने ये बात करी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक वस्तु धनावेशित एक वस्तु ऋणावेशित। तो यहां देखिए एक वस्तु धनावेशित और एक वस्तु ऋणावेशित। तो इस तरह से हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आएगा Q बराबर में प्लस माइनस Ne, जहां N क्या है, पूर्ण गुणज। अब देख पूर्ण गुणज का भी मतलब मैं आपको बताता हूं, पूर्ण गुणज का अर्थ क्या रहेगा, यहां पर 1 2 3 एंड सो ऑन अनंत तक। यहां पर पॉइंटों में वैल्यू नहीं आएगी, 1.5 2.8 पॉइंटों में नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक ही या दूसरा ही जाएगा या तीसरा ही जाएगा, कभी भी 2.5 1.6 ऐसे पॉइंटों में वैल्यू नहीं आती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पूर्ण गुणज। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर है? इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। देखिए हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है Q बराबर में प्लस माइनस का Ne। ठीक है, देखिए प्लस माइनस में Ne। अब देखिए आपके पास में मान लीजिए क्वेश्चन आया इस प्रकार से कि आपके पास में एक वस्तु है जिसपे 6E ये है और 10P ये वाला मान है। तो इस वस्तु पर आवेश का मान बताइए। ठीक है, फाइंड वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को, चार्ज की।
जो अपनी वस्तु है उस पर चार्ज कितना है, तो इस अनुसार हम निकालेंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास में 10 तो है प्रोटॉन, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आपको पता होगा प्रोटॉन पर भी आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। तो प्लस अगला क्या है हमारे पास में 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। लेकिन एक बात समझिएगा, ये तो था प्रोटॉन, लेकिन ये है इलेक्ट्रॉन। देन यहां पर क्या आएगा, माइनस। क्लियर है मेरी बात? तो माइनस आते ही आपने देखा कि यहां तो हुआ 10 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और ये हुआ माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अगर आप इनमें से कॉमन ले लें और 10 में से 6 को घटा दें तो आपके पास में आंसर आएगा 4 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। और इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 चौके 64 है ना, तो ये हो गया हमारे पास में 6.4। ठीक है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये हमारे पास में इस वस्तु पर आवेश का मान होगा। और आपको दिख रहा है कि 10p है और 6e है, तो ये पॉजिटिव ज्यादा है, अर्थात हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों तक इनको जरूर से जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।